गुड मॉर्निंग। हमारा आज का जो टॉपिक चल रहा है वो है चैप्टर 6 के अंदर एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है हम पहले उसकी बात करेंगे और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो हम नेक्स्ट लेने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज 6.2 और इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 6। अभी इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है ये दो पैरेलल लाइन है, इसका नाम है पी क्यू और आर एस। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इसको गिवन में डालेंगे आप गिवन और यहां लिखना है पी क्यू पैरेलल आर एस। पैरेलल के बारे में मैं पहले जानकारी दे चुका हूं कि ऐसी दो लाइन जो जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है उसको क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन कहा जाता है। फिर आपको लिखना है क्या, हमको फाइंड क्या करना है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एक लाइन इस प्रकार से दी हुई है, यहां लिखा हुआ है ए बी और यहां लिखा हुआ है सी डी। ये जो रे है एक किरण होती है वो यहां से जाती है, यहां से रिफ्लेक्स होती है इस तरफ, फिर यहां से होती है तो इस तरफ चल रही है आगे से। तो यहां ए बी पैरेलल है सी डी के, ये आपको फाइंड करना है। हम यूं कह सकते हैं कि प्रूव करना है, एक ही बात होगी। उसके बाद हम करते हैं कि अगर हम कोई नया काम करेंगे इस डायग्राम के अंदर तो उसको किसमें लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो यहां पर मैं नया काम क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने एक लाइन बीई, ये जो बीई है वो इस पी क्यू के पैरेलल लाइन खींची है परपेंडिकुलर। तो यहां लिखना है बीई परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे सी एफ, यहां लिख रहा हूं मैं सी एफ परपेंडिकुलर है वो है आर एस के। ये हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर होने वाला काम है। अब जो हमारे पास ये एंगल मिले हैं इसको आप नाम दे दीजिए एंगल 1 और एंगल 2, फिर इसको एंगल 3 दे दीजिए और इसको एंगल 4 दे दीजिए। तो 1 2 3 4 आपने अलग अलग एंगल इनके नाम दे दिया है। जब हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर में आपको ये याद रखना है कि जो इंसिडेंस एंगल होता है वो उस रिफ्लेक्स एंगल के इक्वल होता है। तो जब ये रे इधर से चल रही है तो ये जो एंगल 1 है वो उसका क्या है, इंसिडेंस एंगल है। और इस एंगल 1 का जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कौन सा है, एंगल 2। इसी प्रकार से वापस इस पॉइंट से हम जब बात करेंगे तो ये जो एंगल 3 है वो उसका इंसिडेंस एंगल होगा और उसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल 4। तो जो इंसिडेंस एंगल होता है वो हमेशा रिफ्लेक्स एंगल के इक्वल होता है। तो यहां पर लिखना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये इंसिडेंट एंगल और ये उसका रिफ्लेक्स एंगल, दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वापस ये इंसिडेंस एंगल और ये उसका रिफ्लेक्स एंगल, इसमें भी आप इक्वेशन नंबर सेकंड लगा देते हो। ये यहां तक का काम आपका कंप्लीट रहता है। उसके बाद जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसको यूज करना है। बीई परपेंडिकुलर है पी क्यू के और सी एफ परपेंडिकुलर है आर एस के, ठीक है। बीई किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के, और सी एफ किसके परपेंडिकुलर है, आर एस के। इन दोनों कंडीशन के कारण ये जो पूरा एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल को कहेंगे हम सी बी क्यू इज इक्वल टू, यहां पर जो नाम आएगा आर सी एफ। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बीई पैरेलल होगा सी एफ के और इसको इक्वेशन नंबर 3 लगा दीजिएगा, ठीक है। ये जो बी लाइन आपने कंस्ट्रक्शन में की थी ये किसके पैरेलल होगी, सी एफ के होगी। एक बार नोट करिए इसको। यहां पर ध्यान रखना है कि ये पूरा एंगल जब पैरेलल लाइन है तो ये एंगल
जो 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा और इसको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल, और इसको इक्वेशन नंबर 4 लगा दीजिए। ठीक है, फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। इन इक्वेशन के कारण, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 4, इसके कारण आप लिख सकते हो कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये सभी एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब आपको ध्यान में रखना है, जब चारों एंगल आपके इक्वल हैं तो यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इन दोनों तरफ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यह हो जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 4। ठीक है, अब इसका मतलब होता है एंगल 1 प्लस एंगल 1। एंगल 1 कितनी बार है? 2 बार है, तो उसके आगे 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार एंगल 4 को भी कितनी बार लिखना है? 2 टाइम लिखना है। तो यहां हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब हम जानते हैं कि हम एंगल 1, इस एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लिख सकते हैं और यहां पर एंगल 4 की जगह पर एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम पहले भी इक्वल बता चुके हैं। तो यहां हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 5 एंगल 1 प्लस, यहां मैंने एंगल 2 लिखा है और यहां एंगल 3 प्लस एंगल 4। डायग्राम को जब आप ध्यान से देखते हो तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के कौन सा है बनता है? ABC। यहां पर लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू C3 और 4, ये दोनों मिलकर के बनेगा BCD। ठीक है, और जब ये पूरा एंगल और ये एंगल आपस में आप इक्वल बता देते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB पैरेलल CD। यहाँ लिखना है सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप इसको एक बार कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हमारी थ्योरम रहने वाली है। जल्दी एक बार नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के साथ में हमारा जो एक्सरसाइज 6.2 है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.3 के अंदर, और किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम उससे संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो 6.7 एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसकी बात करेंगे। तो सम ऑफ द angles, the sum of the angles of a triangle is 180 degree। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम का मतलब क्या होता है पहले हम वो बात कर लेते हैं कि किसी भी अगर ट्राइंगल की बात करें कि ये ट्राइंगल आपने बात किया, ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल कितने हैं? 3, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। ये हमको इस थ्योरम के द्वारा प्रूव करना है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इसका यूज कहाँ होता है कि अगर हमारे पास 2 एंगल गिवन है तो उसके द्वारा हम कैसे तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर 1 और 2 सेकंड 2 एंगल हमारे पास गिवन है तो थर्ड एंगल को फाइंड करने में इस थ्योरम का हम यूज करते हैं। तो उसका हम मोस्ट इंपोर्टेंट यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर मैं एक राइट एंगल की बात करता हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है PQR। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हमको पता है 90 डिग्री है तो बचे हुए जो दोनों एंगल होंगे उनका सम भी 90 डिग्री ही होगा। उससे न तो कम हो सकता है न ही उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उनका जो टोटल होगा वो कितना होगा? 180 होगा। ये हमको इस थ्योरम के द्वारा प्रूव करना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, इसकी हमको प्रैक्टिस भी करनी है। ध्यान से देखिएगा, इधर सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास गिवन में क्या है? एक ट्रायंगल गिवन है।
तो यहाँ पर थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है गिवन, उसमें लिखना है इन ट्राइंगल एबीसी, ये थ्योरम का सबसे फर्स्ट पार्ट लिखा। फिर लिखना है टू प्रूव। जब भी हम किसी भी थ्योरम की बात करते हैं तो उसमें फाइंड करना नहीं लिखेंगे, हम प्रूव करना चाह रहे हैं उसके बारे में लिखना है। तो इसके जो तीनों एंगल है उनका जो सम है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन ये सभी थ्योरम में नहीं होता है, लेकिन अगर किसी थ्योरम के अंदर हम कुछ नया करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह पर मैंने एक पैरेलल लाइन बना दी। ये जो एल लिखा है, लाइन बनाई है, ये एल इस बीसी के पैरेलल लाइन है। तो यहाँ लिखेंगे बीसी पैरेलल एल, ये कंस्ट्रक्शन में हमने काम किया है। और थ्योरम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कहलाता है प्रूफ। आपने गिवन नहीं लिखा है तो चल जाएगा, आपको प्रूव करना पता नहीं है, नहीं लिख पा रहे हो तो चलेगा। आपने फाइंड करना भी नहीं लिखा है, ये कंस्ट्रक्शन भी छोड़ दिया है तो चल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है थ्योरम का वो होता है प्रूफ। इसका नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप इसमें क्या करोगे, यहाँ पर आप नंबर डाल दीजिए, एंगल 1, एंगल 2, ठीक है, यहाँ लिखिए एंगल 3, यहाँ लिखिए एंगल 4 और इस एंगल को लिख दीजिएगा एंगल 5। ये इनके नाम हो गए। आराम से हम किसी भी नाम से उसको बुला सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस एंगल का क्या नाम है, तो आप एंगल ए बोलोगे, एंगल 1, एंगल 1, एंगल 1 कौन सा है, ये। एंगल 3 कौन सा है, ये वाला। एंगल 5 कौन सा है, ये। अब इसको ए नहीं बोलेंगे, ए एंगल नहीं बोलना है, क्योंकि ए का मतलब, एंगल ए का मतलब तो ये तीनों एंगल हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके पर्सनल नाम हो गए। इसी प्रकार बी, इसको आप एंगल बी भी बोल सकते हो क्योंकि ये सिंगल है, मगर मैंने इसको नाम दे दिया है कि अब इसको एंगल 2 बोलना है। सी को नाम दिया है एंगल 4 बोलना है। ये इसके कुछ नाम रखे हमने। जब प्रूफ की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन को यहीं से शुरू करना है। यहाँ लिखना है बीसी पैरेलल एल बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर दो लाइनें पैरेलल है और उसको कोई ट्रांसवर्सन लाइन काटती है ना, तो उस समय अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, और इसको लगाइएगा इक्वेशन नंबर 1। अगली बार देखते हो आप ये वाली लाइन काट रही है, तो ये जो दोनों एंगल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल ही होंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपके अल्टरनेट एंगल होंगे, और इसको लगाना है इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। और इसको आप लगाइए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो एंगल 5 है उसको दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 5 ऐड बोथ साइड, ठीक है, इन इक्वेशन 3। जैसे ही आप एंगल 5 को ऐड करोगे, यहां पर ये वाला चिन्ह यूज करना है। यहां हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंगल 2 प्लस एंगल 4, और इसको लगाना है इक्वेशन नंबर 4। एक बात और याद रखिएगा, ये जो है एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल है, हमने पढ़ा है। इसको कहा जाता है लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180। तो यहां लिखना है वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, और इसको लगाइएगा इक्वेशन 5 और आगे लिख दीजिएगा लीनियर पेयर एंगल।
फ्रॉम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। ठीक है, जब आप ये वाली वैल्यू उठा करके आप यहां रख देंगे तो आपको इसमें ये वैल्यू मिलेगी, ये तीनों वैल्यू। तो यहां हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, 180 लिखना है, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 की वैल्यू होती है 180। तो हम यहां पर 180 यूज करने वाले हैं। जैसे ही हम 180 यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू भी हमारे को क्या मिलने वाली हो जाएगी, 180। अब आप यहां पर ही हेंस प्रूव लिख सकते हो, यही हमको लाना था, लेकिन हमने क्योंकि फाइंड करते समय, प्रूव करते समय एंगल एबीसी लिखा है, तो आप वापस यहां पर इनके सही नाम को लिख दीजिएगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। क्योंकि एंगल जो 2 है, एंगल 2 सेकंड लिखा हुआ है, इसको बी लिख सकते हैं। एंगल 4 जो लिखा हुआ है उसकी जगह सी लिखा जा सकता है, और ये जो एंगल है 5 उसकी जगह पर एंगल ए लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 और ये होगी हेंस प्रूफ। ये हमारा थ्योरम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसके बारे में आप लोगों को आज मेरे को जानकारी देनी थी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है एक्सरसाइज 6.3 में, जिसका हम बहुत सारे यूज करेंगे। आज आप ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इनके बारे में देखेंगे और एक्सरसाइज 6.3 के एग्जाम्पल सारे नोट करेंगे। थैंक यू। आज का अपना यही टॉपिक रहेगा। थैंक यू।